हेलो दोस्तों। दोस्तों अभी 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 आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स की क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी के साथ हमने शुरू किया है ज्योग्राफी को। पॉलिटी चलती रहेगी, साथ में ज्योग्राफी को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी एक मेजर सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें भी ज्योग्राफी के कई पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इन सभी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो साइड टू साइड ये भी रिवाइज होता रहेगा और पॉलिटी भी साथ के साथ होती रहेगी। ठीक है। तो जो मैंने पहला चैप्टर यहाँ पे लिया है रिवीजन के लिए, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। इस चैप्टर में मेनली आपको जो भी हमारे महाद्वीप हैं, उपमहाद्वीप हैं, उनसे उनके निर्माण को लेकर, उनके फॉर्मेशन को लेकर जो डिटेल है वो इसमें दी हुई है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो जितने भी अपने ज्योग्राफी के जो जियोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार ये माना जाता है कि ये सभी पहले एक कंबाइंड पोर्शन था। ठीक है। ये सभी कंबाइंड पोर्शन था, जो बाद में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस और प्रक्रियाओं के बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ। तो जो ये सभी को मिलाकर जो फॉर्मेशन था, उसको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है। और सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट को बनने की प्रक्रिया, कॉन्टिनेंट के बनने की प्रक्रिया को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रोसेस के द्वारा हम समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट आता है वो है सुपर कॉन्टिनेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सुपर कॉन्टिनेंट को एक लार्ज लैंड मास है, असेंबल टू फॉर्म ए लार्ज लैंड मास। मतलब वो सारे जितने भी अभी कॉन्टिनेंट है उनको मिला के जो एक कंबाइंड फॉर्मेशन था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, ब्रेकअप ऑफ वन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनदर। मतलब देखिए, पेंगिया फॉर्म्ड, पेंजिया पेंगिया पेंजिया बोल सकते हैं आप उसको, फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ पेनोटिया। तो ये अभी ये माना जाता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पेंजिया के ब्रेकअप के बाद बना है। मतलब कंबाइंड जो फॉर्मेशन था वो पेंजिया था, उसमें से डिवाइड अलग अलग होके आपके एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया बना है कंबाइंड फॉर्मेशन, ये भी पनोटिया के ब्रेकअप होने के बाद बना है। पनोटिया भी किसी चीज के ब्रेकअप होने के बाद बना था। ठीक है। वो भी किसी के ब्रेकअप के बाद बना था। मतलब ये एक साइकिल होता है। ठीक है ना, एक साइकिल चलता रहता है। ये टूटेगा वो बनेगा, वो टूटेगा वो बनेगा। उसी को बोला गया है सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। मतलब कि ब्रेकअप ऑफ वन सुपर कॉन्टिनेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनदर। ठीक है। तो अभी जो लास्ट जो सुपर कॉन्टिनेंट माना गया है वो पेंजिया को माना गया है। पेंजिया लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट है अभी तक का। इसके बाद के और प्रोसेस के बाद साइकिल चलता रहेगा। अभी देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसका क्या महत्व है। ये जो आप जो ये फॉर्मेशन सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल जो बन रहे हैं, उनका फॉर्म ब्रेकअप होकर जो नए नए कॉन्टिनेंट बन रहे हैं, उसको उसको एक्सप्लेन किया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसको दिया गया बाय अल्फ्रेड वैगनर। ये जर्मन के थे। ठीक है। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस थ्योरी को 1912 में सामने रखा। ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, वो स्प्लिट हो गया, टूट गया। स्प्लिट इन गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया। ठीक है। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में ये ब्रेकअप हो गया। फिर उनका फर्दर ब्रेकअप हुआ, फर्दर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया का ब्रेकअप हुआ, और उसमें से सारे कंप्लीट जो भी आज की सिचुएशन में है कॉन्टिनेंट वो बने। ठीक है। यहाँ पे है पैंथासाला एंड टेथ्या सी। देखिए, पैंथासाला था जो हमारा पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट, उसके चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी, जो पानी था, उसको पैंथासाला पैंथालाशा बोला गया। ठीक है। इसके बाद आपका आता है टेथिया सी। देखिए, जब गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में जो इसके दो ब्रेकअप थे पेंजिया के, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, तो इन्होंने ड्रिफ्ट करना शुरू किया, एक दूसरे से अलग होना शुरू किया। तो एक दूसरे से जब अलग हुआ, तो जो पांथालाशा का वाटर था वो बीच में आया। तो वो जो बीच में पानी का जो फॉर्मेशन हुआ, उसको टेथ्या सी बोला गया। ठीक है ना, टेथ्या सी। तो पांथालाशा एंड टेथ्या सी। अब देखिए, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी। इसका मतलब जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी गई थी एक्सप्लेन करने के लिए अल्फ्रेड के द्वारा, उसके उसको सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंसेस है, क्या कारण है कि उसको हम सही माने। तो उसमें जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट का मतलब इससे एक चीज दूसरे में फंस जाती है, एक चीज दूसरे में फिट हो जाती है। अब ये इस थ्योरी के अनुसार ये माना गया है कि
जो साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है, साउथ अमेरिका वाला वो पोर्शन फिट होता है अफ्रीका वाले पोर्शन के साथ। उसमें कुछ ऐसे जिग शो हैं, कुछ ऐसे वो निकले हुए हैं पोर्शन, जिनको अगर उसमें हम थ्योरेटिकली अगर हम फिक्स करें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो उनका कहना था कि इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा हुआ था, एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे ये, ठीक है। सेकंड, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, ठीक है। अगर जैसे गोंडवाना लैंड और लोरेशिया हो गया, ठीक है। अब ये लोरेशिया हो गया, उसमें एशिया का फॉर्मेशन हुआ और कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का हुआ। तो इसमें ये माना गया है कि जब दूसरे कॉन्टिनेंट की कुछ जो रॉक्स हैं उनका हम जब कैलकुलेशन करते हैं, उनकी एज निकालते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा या किसी और मेथड से, तो उनकी एज सेम निकलती है, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका में दोनों रॉक्स जो हैं उनकी एज निकाले तो सेम निकल रही है, तो इससे ही प्रूफ होता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे का हिस्सा थे, सेम थे, ठीक है। और इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है ना, फॉसिल्स जो उधर है उनके डिस्ट्रीब्यूशन से भी ये प्रूफ होता है। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी क्या है भाई, आपने बोल दिया कि ये कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट होता है, मतलब जो भी ये लोरेशिया गोंडवाना लैंड थे एक दूसरे से ये अलग होते गए, अलग होते गए। लेकिन अलग होने का कारण क्या था, फोर्स क्या था जिसकी वजह से अलग हुए हैं, वो फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अल्फ्रेड, ठीक है। और जिग्सॉ फिट जो था वो हर किसी में सेम तरीके से प्रूफ नहीं हो रहा था, कहीं पे था कहीं ये फिटिंग नहीं थी। और तीसरा था सियाल एंड सीमा, सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन मैग्नीशियम। तो ये जो कारण था कि जो भी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स सियाल के बने थे वो फ्लोट कर रहे थे ओवर द ओशन फ्लोर मेड ऑफ सीमा, मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम। जो ओशन का जो फ्लोर था वो सिलिकॉन मैग्नीशियम का था और उसमें फ्लोट कर रहे थे सिलिकॉन एल्यूमिनियम। ये चीज भी प्रूफ नहीं हो रही थी कि इसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम के ऊपर इतना हैवी कॉन्टिनेंटल जो ब्लॉक्स है वो कैसे फ्लोट कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो दी गई वो थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। एक्चुअली जो वो फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कन्वेक्शन करंट थ्योरी के द्वारा, ठीक है। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी में क्या बताया गया है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है प्रोसेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, और ये दी गई है बाय अर्थर होल्म्स, ठीक है। इसमें बताया गया है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक्सप्लेन, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है अर्थ के अंदर क्रस्ट में और मेंटल में, ठीक है, वो आपस में थर्मल डिफरेंसेस की वजह से उनमें मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। उस फोर्स की वजह से ही जो है वो एक दूसरे में फ्लोट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन ये भी फुली तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया था कि फोर्स का जो इशू है, फोर्स को जो ड्रिफ्ट करने का जो फोर्स है उसके लिए, लेकिन इसको भी साइंटिस्टों ने पूरी तरीके से इसको नहीं माना और उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आइए सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी एक तरीके से वो कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन को लेकर था, जिसको हैरी हेस ने 1961 में प्रस्तुत किया, पेश किया, ठीक है। इनके द्वारा अभी जो इसके बाद आएगी प्लेट टेक्टोनिक्स, तो उस प्लेट टेक्टोनिक्स को उसका एक ब्रीफ पोर्शन ये है, यहीं से मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स निकला है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने बताया कि फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिज ऑफ द अटलांटिक ओशियन, उन्होंने बोला कि सी फ्लोर में रिजेस होती हैं, ठीक है। सी फ्लोर में नीचे समुद्र की सतह में जो रिज होती है, ओशियनिक रिजेस होती है, वो उससे नया क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और जो आपका जो पुराना क्रस्ट है उसको वो ओवरकम करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर बीच में जो रिजेस है, ठीक है, ये रिजेस है, यहाँ से ये नीचे एस्थेनोस्फीयर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मैग्मा ऊपर आता है, जो पोर्शन क्रस्ट का हल्का होता है, वीक होता है, वहां से टूटता है और बाहर निकलता है तो अब रिजेस का फॉर्मेशन होता है और वो अवे एक दूसरे से अवे मूव करते हैं, ठीक है। ये मूव करते करते वहां पर जब कॉन्टिनेंट के पास जाते हैं तो वहाँ ट्रेंच में ये समा जाते हैं, ठीक है। देखिए, इट इज लेस डेंस देन द सराउंडिंग रॉक, मोल्टन मेटल फ्रॉम द मेंटल राइजेस थ्रू द क्रस्ट टुवर्ड्स द क्रैक्स इन द ओशन फ्लोर। इस तरीके से क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि साइंटिस्टों का मानना है कि जो अटलांटिक ओशियन है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है और पैसिफिक ओशियन धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो अमेरिकन प्लेट है पैसिफिक ओशियन में, अमेरिकन प्लेट उसके साथ वो नीचे मेल्ट कर रही है, सिंक कर रही है, ठीक है, मेंटल में। तो ये आप इसको बेसिकली इतना याद रखिए
ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन कर रही है प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स को। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स ये क्या है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी और बड़े लेवल पर इसमें इंक्लूड किया गया है। होता क्या है, नई ओशियनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड एट मिड ओशियनिक रिजेस एंड डिस्ट्रॉयड एट द ट्रेंचेस। जो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बनती है मिड ओशियनिक रिज में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये मेंटल से जो जाता है, ये मेंटल से जाता है इधर नीचे से मैग्मा और ऊपर बाहर निकलता है क्रस्ट को तोड़ते हुए, तो इस तरीके से नई क्रस्ट बनती है। ठीक है, वो नई जो क्रस्ट बनती है तो वो लास्ट में एंड में जाके यहाँ पे ट्रेंचेस में जो गहरी खाइयां होती है उसमें जाके समा जाती है, सिंक कर जाती है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर। जो पूरा जो अपना कॉन्टिनेंट्स उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बांटा गया है। ठीक है, उन प्लेट्स में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी है, ओशियनिक लिथोस्फीयर भी है, मतलब समुद्र वाला पोर्शन भी कवर है और जो कॉन्टिनेंटल वाला है वो भी कवर है। इसमें कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक अफ्रीकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका अटलांटिक ओशन में ये देखिए मिड ओशियनिक रिज हो गया, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, तो यहाँ पर रिजिज होगा, नई ओशन नई क्रस्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इन्होंने माना है कि हमारा जो पूरा कॉन्टिनेंट्स है वो प्लेट्स की फॉर्म में है, नई प्लेट्स बनती हैं टूटती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इसमें 3-4 थ्योरी आई हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझाने के लिए। तो उनको समझाने में आपने देखा होगा, देख लिया 4 पॉइंट्स आपने देखे हैं इसमें। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो गया। ये कुछ 4-5 थ्योरी है। तो जो जो फिलहाल जो मान्यता जिसकी है उसको सबसे ज्यादा माना गया है प्लेट टेक्टोनिक्स है, मतलब कि प्लेट्स में पूरे कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड किया गया है। वो प्लेट्स ही आपस में जो उनका वीक पोर्शन है उन प्लेट्स के बीच में वो वहां से मैग्मा निकलता है। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ये जो है ना, ये बीच में आप देखेंगे ये सब बाउंड्रीज है, ये जो आपकी ब्लैक जो लाइंस है ये बाउंड्रीज है प्लेट्स की। ठीक है, अब ये प्लेट्स आपसे मूव करती है, मूव किस तरीके से करती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए ये हो गया डाइवर्जेंट, एक दूसरे से अवे मूव कर रही है प्लेट्स। ये हो गया कन्वर्जेंट, ये एक दूसरे के साथ मूव कर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ये हो गया आपका लेटरल स्लाइडिंग जिसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे से शियर स्ट्रेस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट्स की मूवमेंट का, किस तरीके से वो मूवमेंट कर रही है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये आपका कन्वर्जेंट वाला जो है सबडक्शन, इसमें जो हैवी प्लेट्स है वो सिंक कर जाएगी और जो लाइटर प्लेट है वो उसके कवर कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये प्लेट्स बनती हैं, टूटती हैं, नया क्रस्ट बनता है और नई प्लेट्स आती है। ये प्रोसेस साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। आपका नेक्स्ट बनता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हम ज़्यादा देखेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में सारी चीज़ें जो सॉइल से रिलेटेड है, मिट्टी से जो रिलेटेड है, वो इसमें कवर की गई है। सॉइल का फॉर्मेशन और उसके साथ उनका ब्रेकअप, टूटना, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब जियोमॉर्फिक में है। और हाइड्रोलॉजिकल में जितना भी आपका एवापोरेशन है, ग्राउंड वाटर फ्लो है, प्रेसिपिटेशन, बारिश हो गई, ठीक है, एवापोरेशन होता है सन की हीट से जो पानी इवेपोरेट होता है बाहर, उसका जो वाष्पीकरण होता है, वो सब हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है। ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं कवर करूंगा। अभी हम देखेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, मतलब रिलेटेड टू द सॉइल। देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म्स को ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोला गया है। ठीक है ना, लैंडफॉर्म्स, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंडफॉर्म्स होती हैं, तो उनका उनके बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, कैसे ये लैंडफॉर्म्स बने हैं, किस तरीके से तैयार हुए हैं, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जिन फोर्सेस की वजह से अर्थ के सरफेस पर कोई भी चीज़ें एलिवेट होती हैं, बिल्डअप होती है, बनती हैं ना, क्रिएट होती हैं, वो आपका एंडोजेनिक फोर्सेस में आएगा। ठीक है, जैसे कि कॉन्टिनेंट का जो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हो रही है, कॉन्टिनेंट बन रहा है, माउंटेन्स बन रही है, जैसे हिमालय हिमालय है, और भी एंडीज की पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, प्लेटूज है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, तो ये एलिवेट कर रहे हैं, तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस में आएगा। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या है, जो आपका वियरिंग डाउन है, टूट के तोड़ के चीज़ों का ब्रेकअप करके जो चीज़ें, जैसे आपका अपने ये इरोजन हो गया, इरोजन में ऊपर की जो सरफेस है वो टूटती है और ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है, तो चीज़ें ब्रेकअप हो रही है, वो एक्सोजेनिक फोर्स हो गया, और वो ट्रांसपोर्ट होके बेसिन्स में जाके फिलअप हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए, अर्थ का मूवमेंट्स। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक।
एंडोजेनेटिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायास्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट्स। ठीक है, डायास्ट्रोफिज्म में क्या है, कॉन्टिनेंट एप्रोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, और ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग में भी टेंशन और कंप्रेशन, मतलब स्ट्रेस में और कंप्रेस करके दो तरीके से, जिसे फोल्डिंग और फॉल्टिंग भी कहते हैं, उसको देखेंगे आगे। कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में भी अपवर्ड और डाउनवर्ड है। और एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग में क्या है, वेदरिंग ब्रेकअप करना, किसी चीज का टूटना। तो तरीके उसके तीन तरीके हैं, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है। इरोजन में भी सॉइल का ब्रेकअप करके उसको ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया वहाँ पे इरोजन हो गया, और जहाँ पे वो खड़ी खड़ी चीजें टूट रही है स्टैटिक फॉर्म में, वो वेदरिंग हो गया। तो इरोजन में आइस, रिवर वाटर, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ये एक्चुअली क्या है, ये आपके एजेंट्स है जिनके द्वारा सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ब्रेकअप किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस में पहला था डायास्ट्रोफिज्म। इसमें क्या होता है, ये अर्थ की क्रस्ट का बिल्डअप होता है, पोर्शन जो बनता है ना कि टूटता है। ठीक है, जो बनने का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ओरोजेनिक प्रोसेस और एपिरोजेनिक प्रोसेस। ओरोजेनिक प्रोसेस में क्या है, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग। फोल्डिंग फोल्टिंग के तरीके होते हैं माउंटेन फॉर्मेशन के, जैसे कि हिमालयाज है वो फोल्डिंग वाले प्रोसेस से बना है। तो मतलब सारी बनने वाली चीजें डायस्ट्रोफिज्म में आ रही है, एंडोजेनिक में आ रही है। ठीक है, ये प्रोसेस धीरे धीरे प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे एपिरोजेनिक प्रोसेस है, इसमें भी अपलिफ्टमेंट होगा या फिर डिप्रेशन होगा कॉन्टिनेंटल स्केल पे। इसके बाद सडन मूवमेंट, जो अचानक से जो चीजें होती है, जैसे वोल्केनिज्म है, मूवमेंट ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जो मैग्मा नीचे से आता है अर्थ की सरफेस पे कवर होता है, उसमें से कॉन्स बनते हैं, उसमें से आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र का जो प्लेटू है, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो ब्लैक सॉइल है वो वोल्केनिज्म का ही एक ही कारण से है। अर्थक्वेक, ये भी सडन मूवमेंट में माना जाता है, सडन एक अचानक से जो होता है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, शॉक ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल रॉक्स। ठीक है, ये हो गया एंडोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या है कि आपका ब्रेकअप होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसमें स्टैटिक और मोबाइल होता है, मोबिल होता है। स्टैटिक में क्या है, वेदरिंग। ठीक है, मोबाइल में क्या है, इरोजन हो गया, मास मूवमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ये दोनों मिला के क्या उसको क्या बोलेंगे, डिनोटेशन। ठीक है, डिनोटेशन प्रोसेस का मतलब है मीनिंग मीन्स टू स्ट्रिप ऑफ, किसी चीज का स्ट्रिप ऑफ हो जाना, उसको हटा देना, ऊपर की सरफेस का उसका हट जाना। ठीक है, तो एक्सोजेनिक के अंडर ये डिनोटेशन प्रोसेस है, इसके अंडर ही हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, वेदरिंग और इरोजन, मास मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग को डिवाइड किया गया है तीन फॉर्म में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन हो गया। जैसे ऑक्सीडेशन है, जंग लग जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आयरन में जो जंग लगता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वो धीरे धीरे गल जाता है, टूट जाता है। तो जहाँ ब्रेकअप आ गया वहां पे एक्सोजेनेटिक फोर्स आ गया, और ये वेदरिंग हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, वेदरिंग। जैसे हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन में क्या है, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं वो जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो उसमें जो स्ट्रेस लगता है उसकी वजह से रॉक टूट जाती है, वो मिनरल्स टूट जाते हैं, उसमें भी वेदरिंग हो गया। ठीक है, ये केमिकल हो गया। फिजिकल में क्या है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, मैकेनिकल एक्शन की वजह से जो ब्रेकअप होता है वो फिजिकल वेदरिंग हो गया। बायोलॉजिकल में रोल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से ब्रेकअप होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अर्थवर्म्स होते हैं, ठीक है, टर्माइट्स होते हैं, जैसे दीमक होती है, केंचुआ होती है, ये मिट्टी में उसको धीरे धीरे ब्रेकअप करते रहते हैं सॉइल को। तो यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल एक्शन लग रहा है, बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ फोर्स है। मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग क्या है, ये भी, ये मास मूवमेंट जो था ये मोबिल, स्टैटिक नहीं, मोबिल सोर्स था, जिसमें कि मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी वजह से जो ब्रेकअप होता है वो मास मूवमेंट। ठीक है, तो मास मूवमेंट में क्या, मूवमेंट ऑफ द मेटेरियल डाउन स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें देखिए कारण क्या है, फोर्स क्या है मूवमेंट का, वो ग्रेविटी है। ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट है मेटेरियल का वो मास मूवमेंट में आता है। इट इज ए ट्रांजिशनल फेनोमेना बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। देखिए, इरोजन में भी चीजें मूव करती हैं, वेदरिंग में स्टैटिक वहीं पे रखी रखी चीजें ब्रेकअप होती हैं, उनके बीच का जो प्रोसेस है वो मास मूवमेंट माना जाता है। इसमें भी तीन पार्ट्स है, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है ना, क्रीप एंड सॉलिफ्लेक्शन, और रैपिड मूवमेंट में अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांचे, लैंडस्लाइड्स में शियर सरफेस। अब आता है आपका इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन में क्या है कि चीजों का, जैसे सॉइल्स है उसका ब्रेकअप होता है, मतलब अब उसमें जो फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी है। आपने जैसे मास मूवमेंट में देखा था, उसमें फोर्स क्या था, ग्रेविटी थी, ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट हो रहा है। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता है। ठीक है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो लैंड की जो सरफेस है उसका ऊपर वाला पोर्शन वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मूव हो जाता है। उसको मूव, अब उसके एजेंट्स क्या क्या है, रनिंग वाटर है, विंड है, वेव्स है, ग्लेशियर्स है। अब देखेंगे सभी में से रनिंग वाटर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, विंड है, काइनेटिक एनर्जी है।
तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही ऊपर की सरफेस का मूव कर जाना, ठीक है, वो इरोजन होता है। नेक्स्ट इसमें डिपोजिशन, डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, मतलब इरोजन से जो इरोजन की वजह से जो भी मेटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर आता है वो डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे डेल्टाज आप देखेंगे, जो डेल्टाज बनते हैं, गंगा का डेल्टा है वो डिपोजिशन है। इरोजन की वजह से वहां से मिट्टी कलेक्ट होकर आती है और वो वहाँ डेल्टाज की फॉर्म में जमा हो जाती है। ऐसे ही एलुवियल फेंस है, जैसे ही माउंटेन से पानी निकल के आता है सामने, नीचे के सरफेस में आता है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे एलुवियल फेंस बन जाते हैं, वही एलुवियल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये आज हमने ज्योग्राफी का आपको एक शॉर्ट तरीके से रिवीजन कराया। आप उसके बाद देखिएगा, बुक्स में देखिएगा, उसके बाद चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसको आप देखेंगे तो आपके लिए एज ए हेल्पिंग हैंड, एज ए गाइड की तरह काम करेगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, बिना बुक्स के आप किसी भी चीज़ को क्लियरली नहीं समझ सकते हैं। आपको ये एक रिवीजन करने के लिए आपका आपके पास एक कंटेंट हो गया, इसको करने के बाद आप बुक्स में जरूर देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स वाला चैप्टर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ ज्योग्राफी में। थैंक यू सो मच।